आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, ये सेल्स टैक्स का क्वेश्चन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टैक्स का पेपर रीसेंट अटेम्प्ट 2024 ऑटम का हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसमें सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं जो लास्ट अटेम्प्ट किया ऑटम 2024 में एग्जामिनर ने पूछा था। रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर ने कहा अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और उसके रूल्स के मुताबिक आपने कैलकुलेट करना है सेल्स टैक्स पेएबल को या सेल्स टैक्स रिफंडेबल जो कि SA का बनेगा। अमाउंट इनपुट टैक्स अगर कोई कैरी फॉरवर्ड करनी है तो वो भी बतानी है। अगस्त 2024 के लिए आपको पता है जैसा कि सेल्स टैक्स की रिटर्न होती है वो सेल्स टैक्स की रिटर्न होगी फॉर द मंथ एंडेड के लिए। अब ये भी आपको बात पता है कि एग्जामिनर कहता है अगर किसी भी प्रोडक्ट की एग्जम्पशन है जिस पर टैक्स नहीं है तो बताना है, वो भी शो करना है। अगर किसी इंफॉर्मेशन को आपने शामिल नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया अपनी कैलकुलेशन में, वो भी बताना है। और अगर किसी को डिसअलाउ करना है तो वो भी बताना है आपने। ये अब आपके सामने कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है, एक एक करके पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सरमाया एसोसिएट, अगर हम देखें तो ये AOP की बात कर रहे हैं, बट सेल्स टैक्स में कोई इतना ज्यादा मैटर करता ही नहीं है। इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ पर्सनल केयर आइटम्स, मैन्युफैक्चर करता है और सप्लाई करता है पर्सनल केयर आइटम्स। रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स अथॉरिटीज के पास ये रजिस्टर्ड है एज ए मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम SA's रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। परचेज किया रजिस्टर्ड सप्लायर से सामान, किससे परचेज किया जा रहा है और आपको पता है परचेजेस के अगेंस्ट जो टैक्स हो उसे क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट सप्लाईज, टैक्सेबल के अगेंस्ट हमारा क्या होगा, एडमिसिबल, हम अलाउ करेंगे एट द रेट ऑफ 18%, बट 500,000 एग्जाम के अगेंस्ट है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इन एडमिसिबल, हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा, सेकंड वन, 800 किलोग्राम डिटर्जेंट्स है, परचेज कितने में किया, 8,40,000 रुपए का, और ये थर्ड रिटेल प्राइस है थर्ड शेड्यूल आइटम्स, और थर्ड शेड्यूल में हमने पढ़ा है कि इसको तो हम रिटेल प्राइस पे कंसीडर करते हैं, तो इसकी रिटेल प्राइस 1200 रुपए पर केजी है, तो हमें क्या करना होगा, 800 को 1200 से मल्टीप्लाई करना है और इस पे बच्चे 18% टैक्स अप्लाई करना है। बात समझा पाए हो बच्चे। नेक्स्ट, गुड्स 3,50,000 रुपए की परचेज किया खजाना इंटरप्राइज से विद पेमेंट मेड इन कैश। हमने कहा अगर आपने पेमेंट की 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदने पे और बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट ना की तो उसका इनपुट टैक्स आपके लिए एडमिसिबल नहीं रहेगा। याद आ गई ना बात, तो इसका इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा बच्चे, इन एडमिसिबल। कोई प्रॉब्लम यहां तक, अभी तक जितनी बातें पढ़ी प्लान बन गया हमारा। नेक्स्ट, परचेज किया टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, वैल्यूड 38,50,000। अगर अनरजिस्टर्ड से सामान खरीदा जाए
तो क्या अनरजिस्टर्ड सेल्स टैक्स की इनवॉइस इशू कर सकता है? जब सेल्स टैक्स की इनवॉइस ही नहीं उसने इशू की तो क्या हम इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेंगे? नहीं, इनएडमिसिबल हो गया हमारे लिए, हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इंपोर्ट किया 2000 बोतल्स शैम्पू की फ्रॉम फ्रांस, वैल्यू कितनी है? 2 मिलियन। रिटेल प्राइस, थर्ड शेड्यूल आइटम्स है ये। कौन सी आइटम है? थर्ड शेड्यूल आइटम्स। हर बोतल की वैल्यू कितनी है? 1900। देखिए वो SRO जो कल मैंने आपको रेफर भी किया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम इंपोर्ट करें शैम्पू तो उस पर टैक्स का रेट हायर यूज होगा, और वो कितना रेट होगा? 25%। समझ आ गई ना बात? तो लेकिन यूज भी किस पे करना है? रिटेल प्राइस पे। तो हमें करना क्या है? 2000 बोतल्स मल्टीप्लाई करना है 1900 और एट द रेट 25%। बच्चे बात क्लियर हो गई यहां तक? वो SRO में आप चेक भी कर सकते हैं, क्या लिस्ट में ये मौजूद है ना? चॉकलेट भी मौजूद थी, डिटर्जेंट्स, टिश्यू पेपर्स, याद आ रही है बातें? जी बच्चे, एक्विजिशन ऑफ मशीन वैल्यूड, मशीन परचेज किया है। आपको पता है 3 तरह के फिक्स एसेट हैं जिस पे इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर सकते। कौन कौन सा? व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन मशीन या बाकी जो जितने भी हमारे एसेट्स हैं, फिक्स एसेट, उस पर हम इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, बट उसके ऊपर 8B का रूल अप्लाई नहीं होता। 8B का रूल क्या है? 90% वाली रिस्ट्रिक्शन उस पर अप्लाई नहीं होती। क्लियर हो गया जी बच्चे? अच्छा जी बच्चे, इसमें ये 27,50,000 रुपए की फिगर है और इसमें शामिल है 10% मार्कअप, और हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ सप्लाई में मार्कअप को कंसीडर। तो अब देखें 27,50,000, इसको डिवाइड करें, इसमें मार्कअप शामिल है 110 से, मार्कअप हमें इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 100 से। जो वैल्यू आए उस पर फिर हमें रेट अप्लाई करना है एट द रेट ऑफ 18%, और इस पे 8B का रूल अप्लाई नहीं होगा, 90% वाली रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं। जी बच्चे, a down payment of ₹500,000 was made during the month while remaining amount to be paid 24 equal annual installment starting GB। ये आपको पता है इनपुट टैक्स अक्रूवल बेसिस पे अलाउ होता है, ये पूरी की पूरी अमाउंट हम कंसीडर कर लेंगे। समझा पाए हो बच्चे बातें? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये सप्लाईज का क्या मतलब है? सेल्स की बात है। सेल किसको किया जा रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन। टॉयलेट सोप valued 243,000 supplied to factory in export processing zone, लेकिन उसमें किसने यूज करना है इसको? फैक्ट्री स्टाफ मेंबर ने। ठीक हो गया जी बच्चे? अब आप मुझे बताइएगा, फैक्ट्री स्टाफ मेंबर ने, तो ये क्या बन जाएगी? सेल। क्या बन जाएगी? सेल। हमने कहा था कि भाई आपने ये सेल है, लेकिन उस पे आपने ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में किया, अगर तो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए होती तो 0% था, बट अगर आपने इसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग के लिए नहीं बल्कि उनके यूज के लिए दिया है, तो फिर तो ये एक्सपोर्ट नहीं है, ये तो लोकल सप्लाई है, और इस पे फिर नॉर्मल रेट अप्लाई होगा। किस रेट का? 18%। लोकल टैक्सेबल सप्लाई वाला रेट अप्लाई हो जाएगा। बात समझ आ गई है? नेक्स्ट, 500 किट्स ऑफ शेविंग क्रीम, 500 किट्स शेविंग क्रीम की कंजम्पशन के लिए ऑन बोर्ड किसका? एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग फ्रॉम कराची टू न्यूयॉर्क। अब बताएं क्या ये किस में फॉल कर गया? एक्सपोर्ट या जीरो रेटेड में फॉल कर गया ना? किस में फॉल किया? जीरो रेटेड में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तबीयत ठीक है? क्या हुआ? अभी रास्ते में? ओहो, ला बासतुहुरुन इंशाअल्लाह। These किट्स, ये किट्स परचेज की थी ऑन क्रेडिट, उधार पे, फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से कितने में?
4,50,000 रुपए की यकम फरवरी 2024 को। अब जरा बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, यकम फरवरी 2024 को उधार पे खरीदी थी। रिटेल प्राइस हर किट की कितने रुपए है? 1200। इन किट्स की अभी तक पेमेंट नहीं हुई और हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट ना हुई तो जिस मंथ में 180 डेज कंप्लीट हुए उसी मंथ में हम इसका इनपुट टैक्स जो क्लेम हुआ होगा उसे रिवर्स कर देंगे। अब जरा मंथ काउंट करतीएगा कि अगर फेब है, ये कब फेब है, तो बताइएगा अगस्त के हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो क्या 180 डेज अगस्त में मुकम्मल होते हैं या नहीं होते? जरा करें जल्दी से कैलकुलेट। 2024 के 29 डेज काउंट करें, उसके बाद मार्च के 31, अगस्त में 182 डेज हो गए, तो 180 डेज किस में मुकम्मल हुए? अगस्त में। और अगर अगस्त में मुकम्मल होंगे तो अगस्त में हमें क्या करना पड़ेगा? इसे रिवर्स करना पड़ेगा बच्चे। इसे क्या करना है? हमें रिवर्स करना है। समझा पाए हो ये बात? और हमने कहा था जिस मंथ में 180 डेज पूरे हुए उसी मंथ में रिवर्स करना है। अगर 180 डेज उससे पहले वाले मंथ में हो गए तो फिर हमें इग्नोर कर देना। अगर जुलाई में 182 डेज मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर तो हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए अगर जुलाई में 182 डेज मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन ये रिटर्न किस मंथ की हम फाइल कर रहे हैं? अगस्त की। अगर तो ये जुलाई में वो पूरे हो जाते हैं तो फिर हमें कंसीडर नहीं करना, फिर हमें नोट में मेंशन कर देना। फिर भी डेज एक दफा काउंट कर लो कि क्या ऐसे ही है, बस फिर नोट लिखिएगा कि अगर तो 182 डेज जुलाई के महीने में पूरे हो गए तो आपने मेंशन कर देना एज द 180 डेज पीरियड हैज बीन कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई, देयरफॉर this effect has already been included in the return of the July। तो लिहाजा इसका इफेक्ट जुलाई के महीने में अकाउंट फॉर हो चुका होगा, हम यहां पे अकाउंट फॉर नहीं कर रहे। अच्छा जी बच्चे, गुड्स वैल्यूड ₹325,000 सप्लाइड टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को सप्लाई किया अगेंस्ट द फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। कितनी फाइनल सेटलमेंट है? तो हमने कितनी वैल्यू कंसीडर की? 3,25,000। ठीक हो गया जी बच्चे। इसके लिए हमने पढ़ा था कि फाइनल सेटलमेंट के लिए हमें कमिश्नर की क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए, याद है? तो हमारी असम्पशन पॉजिटिव होगी, कमिश्नर की अप्रूवल आ गई है। लेकिन हमें ये बात पता है कि हमने कहा था कि अगर डेट की फाइनल सेटलमेंट के थ्रू हो ऐसा तो फिर हमें किसकी अप्रूवल चाहिए होती है? कमिश्नर। Goods valued ₹7,931 sold to Asasa and Company, a registered retailer, 12 अगस्त 2024 को। किस डेट पे? 12 अगस्त 2024। 90% of the goods were delivered to AC during the month। 10% गुड्स डिलीवर की जाएंगी सितंबर 2024 में ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस एट AC's वेयरहाउस। एज पर द एग्रीमेंट AC पेमेंट करेगा SA को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब आप मुझे बताएं क्या पूरी वैल्यू कंसीडर करेंगे या 90%? नहीं, 100%। हमने कहा था गुड्स डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल विच एवर इज अर्लियर। तो उसने कहा कि भाई मैंने गुड आपके लिए रेडी करके रखी हुई है, आप जब डिलीवर करवाना चाहेंगे आपके लिए हम अवेलेबल कर देंगे। हमारे पास, उनके पास स्पेस नहीं है, उनका सामान हमारे पास मौजूद है, अवेलेबल तो हमने कर दिया। तो फिर क्या हो गई? ये सेल कंसीडर हो गई। डेफिनेशन में पढ़ा था ना हम लोगों ने ये बात। हमने कहा था दो में से अब आपको क्या हो जाए बच्चे? शाबाश, मेड अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज अर्लियर। और एडवांस का केस इसके अलावा है। सप्लाई किसको किया बच्चे? अनरजिस्टर्ड पर्सन। 500 bottles of imported shampoo sold 800 to a wholesalers। अब 500 बोटल्स बेची हैं
ये कौन सी आइटम्स है? थर्ड शेड्यूल। और आप मुझे बताइएगा थर्ड शेड्यूल पे फर्दर टैक्स का वो 4% वाला रूल अप्लाई नहीं होता, याद है ना आपको? समझ आ गई? और एक और बात, ये 8 लाख रुपया कंसीडर करेंगे या हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि एक बोतल कितने की है? 1200 रुपए की। तो हम तो क्या कंसीडर करेंगे? 1200 एट द रेट ऑफ कितनी कंसीडर करेंगे बच्चे? 1200 रुपया पर बोतल। समझ आ रही है बच्चे बात की? और इस पे रेट क्या अप्लाई होगा? एट द रेट ऑफ, शाबाश, क्या रेट अप्लाई होना है? एट द रेट ऑफ 25%। अच्छा बच्चे, अब एक और बात, यहां पे एक बात बड़ी काबिले गौर है। मुझे एक बात बताइएगा, ये क्या उसने, ये जो गुड्स इसने बेची हैं, ये गुड्स थर्ड शेड्यूल आइटम्स है और थर्ड शेड्यूल आइटम्स में फर्दर टैक्स वाला रूल अप्लाई है। गुड्स वैल्यूड एट ₹575,000 किसको बेची है? एंड कंज्यूमर पे भी फर्दर टैक्स वाला रूल अप्लाई है, तो इस पे भी फर्दर टैक्स नहीं होगा। ये भी बच्चे बात खत्म हो गई। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट कंप्राइजेस 1500 bottles of imported shampoo sold for ₹37,50,000। बच्चे एक्सपोर्ट कंप्राइज कर रहा है 1500 की बोतल। देखें 500 बोतल यहां पे सप्लाई कर चुका और बाकी कितनी बोतल्स हैं? 1500। वो कितने में बेच रहा है? ₹37,50,000 की। किसको? डिपार्टमेंटल स्टोर को। कहां? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। अब मुझे बताइएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक्सपोर्ट नहीं हो गया? अगर एक्सपोर्ट हुआ तो फिर क्या होगा? जीरो रेटेड। अब एक बात याद रखनी है, अब इसके लिए अपोर्शनमेंट नहीं कर सकते क्योंकि जो सामान खरीदा गया है वो रॉ मटेरियल नहीं है और उसी को ही तो हमने आगे एक्सपोर्ट किया होगा। ये स्पेसिफिक आइटम्स है, तो इसके लिए हमें अपोर्शनमेंट करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक अमाउंट हमारे पास गिवन है, वो हमने वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इनपुट टैक्स में से उतनी अमाउंट जीरो रेटेड के लिए डिडक्ट कर देनी है और नोट में लिखना है रिफंड अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज। अगर गुड्स रेडीली अवेलेबल है जो हमने खरीदी और उसके बाद आगे एक्सपोर्ट कर दी, तो उसके लिए हमें अपोर्शनमेंट की जरूरत। अपोर्शनमेंट तब की जाती है जब रॉ मटेरियल खरीदा, उससे चीजें मैन्युफैक्चर की, कुछ को हमने लोकल सप्लाई में, कुछ को जीरो रेटेड और कुछ को एग्जाम्प्ट, या लोकल सप्लाई या जीरो रेटेड या लोकल सप्लाई या एग्जाम्प्टेड। ये केसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बनी बनाई चीज खरीद के अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर उसके लिए फिर अपोर्शनमेंट की हमें जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन में इलेक्ट्रिसिटी का बिल बच्चे कितना आ गया? 3,54,000 और इसमें टैक्स की अमाउंट खुद बताई। अब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, तो ये तो इनपुट टैक्स की अमाउंट बताई है। इन कैश, क्या इन एडमिसिबल या एडमिसिबल? एडमिसिबल। इन एडमिसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजली का बिल कैश में अलाउ होता है, याद है ना आपको? चाहे अमाउंट 54,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो, बिजली के बिल की कैश के लिए एडमिसिबिलिटी है, ये एक्सेप्शन में है। जनवरी 2024 में एसए ने परचेज किया टैक्सेबल गुड्स वर्थ ₹4,55,000। द इनपुट टैक्स ऑफ ₹81,900 ऑन दीज गुड्स इनएडवर्टेंटली लेफ्ट अनक्लेम। जनवरी 2024 में बताइएगा, जनवरी 2024 में उसके बाद अगले कितने माह तक आप इसको क्लेम कर सकते थे? 6 माह। तो बताएं, जुलाई के अंदर 6 माह की मुद्दत पूरी नहीं हो गई, अब इसको क्लेम हम कर सकते हैं, लेकिन कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए। इसके लिए नोट में लिख देंगे और इसको कुछ नहीं मेंशन करेंगे, हम लिखेंगे अप्रूव किया जा सकता है लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। समझ आइए बात की। अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, कहता है जहां मैंने कह दिया उसके अलावा तमाम पेमेंट्स किसके थ्रू हो रही है? और पे ऑर्डर। मोर ओवर ऑल द अबव फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। जहां मैंने कह दिया उसके अलावा हर फिगर कौन सी है? टैक्स के बिना है। सेल्स टैक्स का जनरल रेट क्या है? ये आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। स्टार्ट करें सॉल्व करना। जी बच्चे स्टार्ट करते हैं जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरमाया एसोसिएट।
कंप्यूटेशन ऑफ नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद बचे नेक्स्ट फॉर द मंथ एंडेड। कौन सा मंथ एंड? अगस्त। अगस्त कौन सा? 2024। सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में मौजूद है? रुपीस में। जी रुपीस में हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले बचे हमें 3 कॉलम्स बनाने। पहले 3 कॉलम्स बना देते। फर्स्ट वन में वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेकंड वन कॉलम बचे सेल्स टैक्स का रेट, और यहां पे बचे सेल्स टैक्स की अमाउंट। सेल्स टैक्स की अमाउंट रुपीस में, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी रुपीस में, और सेल्स टैक्स का रेट परसेंटेज में। सबसे पहले हम किसकी वर्किंग करते हैं? इनपुट टैक्स। जी बच्चे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी बच्चे परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाई, रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल सप्लाईज। रॉ मटेरियल परचेज किया, परचेज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने रॉ मटेरियल परचेज किया। कितनी अमाउंट का रॉ मटेरियल परचेज किया बच्चों? बिल्कुल सही हो गया जी। ये देखिएगा कितने का परचेज किया हमने? 87000000। जी बच्चे बिल्कुल ठीक हो गया। ये है हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। टैक्स का रेट कितना है बच्चे? 18%। एक्सीलेंट। अमाउंट कितनी बनी? बताइएगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक समझ आ रही है बात की? नेक्स्ट उसके बाद बच्चे रॉ मटेरियल खरीदा किसके लिए? एग्जाम सप्लाईज के लिए। रॉ मटेरियल परचेज्ड, हमने रॉ मटेरियल खरीदा किसके लिए? फॉर एग्जाम सप्लाई। ऐसी सप्लाईज के लिए जो उस पर टैक्स है ही नहीं, जो टैक्स के स्कोप से ही बाहर है, एग्जाम सप्लाईज के लिए। बताइएगा बच्चे कितनी अमाउंट है? बिल्कुल ठीक हो गया जी 500,000। बताएं इसका इनपुट टैक्स एडमिसिबल इनएडमिसिबल? और टैक्स वाले ने कहा था आपने बता के आना है, टैक्स नहीं है तो बताना है इनएडमिसिबल। बता दिया, मेंशन कर दिया, ये भी हो गया बच्चे। नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिटर्जेंट परचेज किया ना? जी बिल्कुल ठीक हो गया। डिटर्जेंट्स परचेज्ड, कितना बच्चे परचेज किया? 800 kg। और पर केजी रिटेल प्राइस कितनी है? 1200। कितनी हो? 960,000। और रेट क्या होगा बच्चे? 18%। डबल 172800। जी बच्चे ये भी बच्चे बात मुकम्मल हो गई। ठीक हो गया, ये भी बच्चे हमने सॉल्व कर लिया। गुड्स 3,50,000 रुपए का परचेज किया किससे? खजाना इंटरप्राइज से। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम खजाना इंटरप्राइज, मगर क्या किया? पेमेंट मेड इन
पेमेंट किस में कर दी, कैश में कर दी, और अगर कैश में की तो क्या हो जाएगा, इनएडमिसिबल। अमाउंट बताइएगा। 350,000, मोर देन 50,000 है ना, तो फिर क्या हो गया बच्चे, इनएडमिसिबल। रूल समझ में आ रहे हैं ना, सारे रिकॉल हो रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नेक्स्ट बच्चे, परचेज किया टैक्सेबल गुड्स किससे, अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। सामान खरीदा परचेजेस किससे, अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। सामान खरीदा अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, कितने का बच्चे, 3850, सॉरी, ओहो 3850,000, और अनरजिस्टर्ड से खरीदा, क्या इनपुट टैक्स हम क्लेम कर सकते हैं, नहीं, क्या हो गया, इनएडमिसिबल। जी बच्चे, यहां तक जितना भी हमने किया, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो बच्चे। इंपोर्ट बचे कितनी बोटल्स, 2000, और वैल्यू हमने कितनी कंसीडर करनी है, 1900। इंपोर्ट ऑफ किसकी बोटल्स है, किसकी बोटल्स है, बिल्कुल ठीक हो गया जी, शैम्पू की बोटल्स। कितनी बोटल्स हैं, 2000, 2000 बोटल्स हैं। एक बोतल कितने की है, 1900 की। थर्ड शेड्यूल आइटम है ना, कितना, 3800,000। टैक्स का रेट कितना होगा, 25%। इस पे एसआरओ अप्लाई हुआ है जी, बताइएगा, 950,000। जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस पे तो आपको पता रूल अप्लाई होना ही नहीं है 8B का, तो इस वजह से इसको बाद में करेंगे। उसके बाद सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन। पहले हम इनपुट टैक्स वाली जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको कंसीडर कर देते हैं। ठीक हो गया जी। इसका हम नोट लिख देंगे, ये वाली बात का, ये जो 500 किट्स वाला है, ठीक है, ये एंड पे नोट लिख देंगे। गुड्स वैल्यूड क्रेडिटर अगेंस्ट फाइनल सेटलमेंट, ये भी हो गई, ठीक है जी। जी बच्चे, आ गया जी, जी इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इनपुट टैक्स, उसका इनपुट टैक्स कितनी अमाउंट है, 54,000। ये भी बच्चे बात मुकम्मल हो गई, ये भी हमने कर लिया सॉल्व। उसके बाद में ये वाली फिगर, जनवरी 2024 में एससी ने परचेज किया था टैक्सेबल गुड्स को, ठीक हो गया ना, परचेज goods but omitted to claim input tax inadvertently as 6 months period has been lapsed. Therefore, can be
claim by the approval of commissioner। किसकी अप्रूवल से किया जा सकता है? कमिश्नर की अप्रूवल से किया जा सकता है। अब नॉर्मल वे में नहीं हो सकता, तो बस हमने यहां पे नोट लिख दिया, बात खत्म। अच्छा, अब इसी तरह से और कोई चीज, ये वो एक्सपोर्ट वाला था, ये वाला पॉइंट, उसका इनपुट टैक्स भी माइनस करवा दे वहां से। क्या हुआ? हाँ, ये भी ले सकते हो आप, लेकिन बेहतर ऑप्शन क्या है, ये बात बता के छोड़ दो। अच्छा जी, ये जो बोटल्स है, अच्छा इसका नोट भी लिख देते हैं, ये 500 किड्स वाला। पेमेंट नॉट मेड विदिन 180 डेज। ये बोला ना उसने कि पेमेंट कितने दिन के अंदर अंदर नहीं की, 180 डेज के अंदर। तो अब इसका नोट क्या लिखेंगे? एज 180 डेज हैज बीन completed in the month of July. Therefore, not considered. इस वजह से हमने कंसीडर नहीं किया। अच्छा बच्चे, अब जरा देखिएगा, हमें फिर बताना पड़ेगा, हमने 29 दिन जुलाई के लिए, 31 मार्च के, ये फेब के, ये मार्च के, उसके बाद 30 दिन अप्रैल के, फिर उसके बाद मई के कितने दिन हो गए? 31 डेज हो गए, फिर उसके बाद जून के 30 दिन और जुलाई के 31 डेज। तो ये हो गया हमारा मई, और ये हो गया बच्चे जून, उसके बाद बच्चे जुलाई। ठीक हो गया जी बच्चे? टोटल कीजिएगा, कितने डेज बन गए? 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने दिन हो गए? 182 डेज। अब एग्जामिनर को पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई आपकी। ठीक हो गया जी? हमने इसी वजह से इसको रिवर्स नहीं किया, क्योंकि 182 डेज का पीरियड या मुद्दत कब मुकम्मल हो चुकी थी? जुलाई में। तो जिसकी वजह से हमने इसको रिवर्स नहीं किया। अच्छा जी बच्चे, यहां तक हो गई बात मुकम्मल। अब एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, तो देख लेते हैं, लेकिन मैं 1-2 लाइनें स्किप कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है हमसे गलती ना हो गई, कोई बात मिस ना हो गई हो। तो हम जरा करते हैं। इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज। जी बच्चे बताइएगा, कितनी बोटल्स को एक्सपोर्ट किया गया? 1500। एक बोतल कितने की थी? 1200 की। जी बच्चे बताइए। इतनी ही है ना? ये देखे 500 बोतल्स ये हो गई। एक्सपोर्ट कितनी हो रही है बोतल्स? 1500। जी बच्चे बताइएगा, कितनी वैल्यू बन रही है? 18 लाख। अच्छा 1900, गलती हो गई बच्चे मेरे से, 1900 बता दीजिएगा। 28,50,000।
अच्छा बच्चे, इस पे रेट कितने परसेंट इस्तेमाल किया था? 25%। जी बच्चे, 7,12,500 ये इसमें से माइनस करना है। रीजन समझ में आई है ना? ये क्यों इसकी अपोर्शनमेंट नहीं की? क्योंकि ये स्पेसिफिक आइटम्स है, आइडेंटिफाइबल है, ये खरीदा और ये एक्सपोर्ट कर दिया। थर्ड शेड्यूल हो गया, कमर्शियल इंपोर्टर ने इंपोर्ट कर दिया, उस पर अपोर्शनमेंट वाला रूल अप्लाई नहीं होता। तो ये चीज याद रखनी है। जी बच्चे, इसका इनपुट टैक्स की फिगर हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम जरा वर्किंग करने वाले आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, वन बाय वन। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाईज ऑफ टॉयलेट पेपर्स, जी सोप, अमाउंट कितनी है? 243,000 एट द रेट ऑफ 18%। कितनी अमाउंट? 4374। जी बच्चे, ये फिगर हमने कैलकुलेट कर दी। उसके बाद बच्चे 500 किट्स शेविंग क्रीम के, देखिए 500 किट्स शेविंग क्रीम के सप्लाई किया फॉर कंजम्पशन ऑन बोर्ड ऑन एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग फ्रॉम कराची टू न्यूयॉर्क। ठीक हो गया जी बच्चे? $500 किट्स आपने क्या की? सेल की। जी बच्चे, अब ये आपकी जीरो रेटेड है। बताइएगा 500, इसकी कितनी है वैल्यू? 1200। कितनी वैल्यू हुई? यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? अब मैंने आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछना, मुझे जरा उसका जवाब भी देना बाद में। आपने अभी मैं रुक गया हूं, मैंने यहां पे स्टेरिक लगा दिया। चलो जी नेक्स्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड्स वैल्यूड 3,25,000 सप्लाई टू अ क्रेडिटर अगेंस्ट द फाइनल सेटलमेंट। जी बच्चे, हमने कहा इसकी कमिश्नर के अप्रूवल से हो गया जी। अच्छा जी, सप्लाईज 3,25,000 एट द रेट ऑफ 18%, अमाउंट 58500। 58500। जी बच्चे नेक्स्ट, ये भी हो गया। उसके बाद गुड्स वैल्यूड 7931 सोल्ड टू असास, रजिस्टर्ड रिटेलर है, 12 अगस्त 90%। अच्छा जी, गुड्स सप्लाइड टू असास, अमाउंट है जी बच्चे इसकी 7931 जी बच्चे, 18%, अमाउंट 1427580। जी बच्चे, ये भी फिगर बच्चे हमने पिक कर ली। नेक्स्ट, उसके बाद बच्चे सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाईज, सामान बेचा किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन। और कौन सी आइटम्स बेची? थर्ड शेड्यूल आइटम्स। अच्छा जी, शैम्पू बेचा है ना 500 का, और शैम्पू की एक बोतल की कीमत 1900 रुपए। बताते हैं वैल्यू 950,000। जी बच्चे,
18%, 25%। जी बिल्कुल ठीक हो गए, शाबाश। क्या रेट अप्लाई करना है जी बताइएगा। 237500, एक्सीलेंट। उसके बाद बचे नेक्स्ट, गुड्स वैल्यूड 575 टू एंड यूजर। गुड्स सप्लाइड टू एंड यूजर 57500 at the rate of 18%, 103500। ठीक हो गया जी बच्चे। अब आप मुझे बताएं कोई सप्लाईज मिस तो नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा पॉइंट एक दफा क्वेश्चन में पढ़ ले और मुझे बताएं कोई एक ऐसा भी पॉइंट जो आपको लग रहा हो मिस हो गया होगा। पढ़ लें, आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, हार्ड में मौजूद है ना, क्वेश्चन में पढ़िएगा और मुझे बताएं जरा। मैंने एक पॉइंट अभी आप लोगों से पूछना है, समझना है आप लोगों से एक पॉइंट। जी कोई पॉइंट रह तो नहीं गया? अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा, जरा गाइड कीजिएगा। सभी लोग एक्टिव हो, मुझे बताएं ये सामान, ये वाला सामान जो किट्स हैं, जो कि थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं, इसका हाँ अगर पेमेंट नहीं है फिर भी हमें इनपुट टैक्स तो इसका कंसीडर हुआ था पहले, वो रिवर्स करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। तो बच्चे हमें क्या करना है, इसका इनपुट टैक्स हमें इसमें से इसका रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं इसी के आगे कर दूं जहां पे मैंने नोट लिखा होगा। तो ये जो एक्सपोर्ट किया हुआ है उसका इनपुट टैक्स कितनी अमाउंट बन रही है बच्चे? नहीं 6 लाख टोटल वैल्यू है इसकी। जी बच्चे कैलकुलेशन करवा दीजिएगा मुझे। 500 किट्स है, मल्टीप्लाई बाय एक किट की वैल्यू 1200, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये अमाउंट आपने बना दी 6 लाख रुपया। यहां से ये माइनस हुई 18% के अकॉर्डिंगली, मल्टीप्लाई करके बताइएगा 108,000। थर्ड शेड्यूल आइटम है ना, तो इसी वजह से हमने स्पेसिफिक आइटम की अजम्पशन लेके ही पूरी की पूरी अमाउंट माइनस करवा दी। अब मुझे बताएं इनपुट टैक्स की टोटल फिगर कितनी बन रही है? टोटल करेंगे जी आप सब लोगों ने नोट किया हुआ है, साथ साथ टोटल कर लीजिए। जी जी पूछे पूछे।
रिवर्स किया, वो पिछले मंथ रिवर्स कर चुके थे। हाँ पिछले मंथ ही उसका इनपुट टैक्स भी रिवर्स ही किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखेंगे जो उमर भाई ने बात पूछी है वो यही मैं आपसे सवाल पूछना था, मैं टोटल करवाने के बाद आपसे पूछना चाह रहा था। देखो मैंने आप लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करना था कि आप लोग मुझे उस चीज का जवाब दें और उसके बाद हमने इस बात को खत्म करना था। अगर ये पिछले महीने ही पेमेंट ना देने की वजह से रिवर्स कर चुका हुआ है, इस महीने दोबारा फिर रिवर्सल इसकी नहीं हो सकती। क्यों? 1,08,000 ऑलरेडी हमने पिछले महीने क्या कर दिया था? रिवर्स कर दिया, क्योंकि एज द पेमेंट हैज नॉट बीन मेड विद इन कितने दिन के अंदर अंदर 18 पेमेंट के लिए 180 दिन है, बाकी दो के लिए हमने पढ़ा हुआ था 6 माह। डेबिट और क्रेडिट नोट के लिए कितने माह पड़े हुए? 6 माह। और दूसरा हमने पढ़ा था अगर आप इनपुट टैक्स क्लेम ना कर पाए तो कितने माह के अंदर अंदर आप क्लेम कर सकते हैं? 6 मंथ्स के अंदर। तो ये गलती नहीं करनी। अगर आपकी ये अजम्पशन है, ये अजम्पशन आप ले चुके हुए, तो फिर आप यहां से इसको डिडक्ट नहीं करें। अब याद होगी, भूलेंगे तो नहीं जी? जवाब साहब दोबारा रिपीट करता हूं। जवाब साहब जुलाई के महीने में हमारी अजम्पशन है कि उसने इसको माइनस कर दिया, 1,08,000 माइनस कर दिया। इस महीने चाहे हम एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं तो हम उसका इनपुट टैक्स ऑलरेडी पिछले महीने माइनस नहीं कर चुके, तो अब दोबारा तो नहीं करेंगे ना, तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। ये बात है, समझ आइए बात की। अब अमाउंट मुझे बता दीजिएगा जल्दी से। मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक एक फिगर से शुरू करता हूं। 15660000, 172800, 950000, 540000, देन डिडक्ट करना है 712500। टोटल इनपुट टैक्स जी बच्चे। अब आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन कीजिएगा। 43740, 58500, 1427580, 237500, 103500। ये हो गया बच्चे टोटल आउटपुट टैक्स। अच्छा बच्चे, अब अगेन हमें कैलकुलेट करनी है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। सेल्स टैक्स लायबिलिटी में बच्चे सबसे पहले आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स की फिगर है 1870820, ये फिगर है बच्चे। अब इसमें से लेस करना है हमें इनपुट टैक्स बीइंग लोअर ऑफ, इनपुट टैक्स being lower of। इसमें है एक्चुअल इनपुट टैक्स और साथ ही साथ बचे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। वो बात अब अपने याद रखनी है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए जानबूझ के आपसे सवाल पूछा था। एक्चुअल इनपुट टैक्स की फिगर बचे अगेन बताइएगा कितनी कैलकुलेट कर चुके हुए हम लोग? 2030,300 और 1870820 का 90%, 38। विच एवर इज लोअर, ये फिगर लोअर होगी ना, 1683738। 7082 ये फिगर हो गई जी बच्चे। अब बच्चे तरतीब याद रखिएगा, पहले हम क्या माइनस करेंगे इसमें से? इनपुट टैक्स ऑन मशीन। याद है ना आपको? इनपुट टैक्स ऑन मशीन।
अब उसकी फिगर हमने कैलकुलेट कर रखी हुई है। हमने कहा था 27,50,000, ये उसकी फिगर थी। इसमें मार्कअप भी शामिल है 110, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18% से। 450,000। उसने कहा था एक्सक्लूसिवली ये लोकल टैक्सेबल के लिए इस्तेमाल हो रही है। याद रखना, अगर वो कह देता है एक्सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल हो रही है तो फिर हम इसकी अपोर्शनमेंट करते, लेकिन यहां पे तो ऐसी बात कही नहीं उसने। अब बता दीजिएगा, ये आ गया इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड। टू 62918। अब एक और भी है, एक्सेस इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड। एक्सेस इनपुट टैक्स कितना बना बचे? 2030,300 माइनस 1683,738 346,562। अब ये कहलाएगा हमारा टोटल इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड 609480। टोटल इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड। और सबसे लास्ट पर हम लिखेंगे रिफंड अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज। जी बच्चे, उसकी फिगर थी 712,500। बात क्लियर हो गई बच्चे? कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे? यहां तक सब बातें समझ में आई हैं? चलिए एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़ते हैं इसमें, इस क्वेश्चन के बारे में। क्या है एग्जामिनर के कमेंट्स इसके? कुछ अजम्पशन भी टैक्स के पेपर में यूज हो रही होती है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? अगर आपकी अजम्पशन ठीक हो सकता है एग्जामिनर से मैच ना कर रही हो, फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक हो सकता है। जी बच्चे, टैक्स ऑन रॉ मटेरियल यूज फॉर एग्जाम सप्लाईज वाज आल्सो क्लेम। ये गलती तो नहीं होगी, इसमें कोई अजम्पशन यूज हो ही नहीं सकती। डिटर्जेंट वाज सब्जेक्ट टू टैक्स एट परचेज इंस्टेड ऑफ। इस पे किस अमाउंट पे टैक्स अप्लाई करना था? थर्ड शेड्यूल आइटम है। इंपोर्टेड शैम्पू, उस पे सब्जेक्ट टू टैक्स एट इंपोर्ट वैल्यू इंस्टेड ऑफ रिटेल प्राइस। मोर ओवर द टैक्स रेट 18% की बजाय कौन सा यूज करना है? द इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मशीन वाज सब्जेक्ट टू, उसमें से इंपोर्ट जो 10% था बोला, वैसे ही नहीं किया। शेविंग किट फॉर विच पेमेंट नॉट मेड विद इन 180 days वाज नॉट रिवर्स। ये हमें नोट देना। अब एग्जामिनर ने जो मर्जी कह दिया, हमने ये नोट दे दिया, एग्जामिनर को समझ में आ गई कि हमने डेज कैलकुलेट कर दी। सप्लाई ऑफ टॉयलेट पे सोप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कंजम्पशन के लिए फैक्ट्री स्टाफ मेंबर्स के लिए, वो ट्रीट कर दिया। क्या ट्रीट कर दिया? जबकि वो जीरो रेटेड नहीं था। सप्लाई ऑफ शेविंग किट फॉर ओन बोर्ड कंजम्पशन वाज नॉट ट्रीटेड एज जीरो रेटेड। अच्छा, गुड्स सप्लाइड अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ डेट वर टेकन टू, कितना ले लिया? बजाय इसके कितना कंसीडर करना था? 3,25,000। गुड्स सप्लाई किया असासा कंपनी को, 90% कंसीडर कर लिया वैल्यू का। वो तो पूरी 100% लेनी थी, वो तो अवेलेबल फॉर यूज थी। सो एंटायर इनपुट टैक्स वाज अपोर्शन्ड। इनपुट टैक्स को क्या कर दिया? अपोर्शन, सारे को, जबकि ये तो थर्ड शेड्यूल आइटम थी। और फर्दर टैक्स अप्लाई कर दिया। फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होना, हमें नोट दिखना है इसका, हम नोट मिस कर रहे हैं, ये गलती हो जाएगी हमसे, एक आध नंबर कट जाएगा। तो नोट लिखना था। क्यों? थर्ड शेड्यूल आइटम पे भी फर्दर टैक्स 4% नहीं अप्लाई होता,
और एंड कंज्यूमर पे भी 4% फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं। बताएं मैं समझा पाया हूं आपको बात? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आते हैं बच्चे, इसके 2 क्वेश्चंस हमारे रह गए, वो दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। आसिम मीर, उसने प्लान किया कि वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करेगा और ऑब्टेन करेगा सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मार्च 2024 में। However, due to unforeseen circumstances की वजह से वो इस काबिल ही नहीं रहा कि वो शुरू कर पाता अपने बिजनेस को, जो कि वो प्लान कर चुका हुआ था। तो जिसके नतीजे में उसने कोई रिटर्न फाइल नहीं की मार्च से लेकर अगस्त तक। He did not engage in any taxable activity, क्योंकि वो किसी भी टैक्सेबल एक्टिविटी में इंगेज नहीं हुआ। याद रखना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपने याद रखना है, अगर आपने सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन हासिल कर लिया है, आपको रिटर्न फाइल करनी है। अगर एक्टिविटी नहीं है तो 0 अमाउंट से फाइल करेंगे, उसे कहते हैं नील रिटर्न फाइल करना। समझ आ गई बच्चे बात की? आपको रिटर्न हर सूरत फाइल करनी है, चाहे आप किस अमाउंट की रिटर्न फाइल करें, 0 अमाउंट। पढ़िएगा जरा सोल्यूशन इसका, ए पार्ट का। द रिक्वायरमेंट टू फाइल द सेल्स टैक्स रिटर्न एंड, अच्छा कंसीक्वेंसेस क्या होंगे अगर रिटर्न फाइल नहीं करेगा? तो इसको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया जी? तो फिर इसको कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे और इस पे पेनल्टी भी इंपोज की जाएगी। और अगर एक दफा डी रजिस्टर हो गया, डी रजिस्टर होने से पहले की जितनी भी ऑब्लिगेशंस है वो लायबिलिटीज उसकी उसी तरह से आउटस्टैंडिंग रहेंगी। ठीक है, पढ़ें जरा एक दफा इसको। पहला पार्ट मैं आपके सामने ओपन भी कर देता हूं, मेरा ख्याल है नहीं, दोनों पे एक जगह पे मैं ओपन करता हूं सोल्यूशन। जी मैं ओपन कर देता हूं, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ये बच्चे, ओह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी बच्चे, ये पहला पार्ट पढ़िएगा। जी बच्चे, अगर उसको रिटर्न फाइल करनी थी, कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? नील की। चाहे उसका कोई भी बिजनेस नहीं हुआ था, अगर ना किया तो उस पे क्या हो जाएगा? पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। और चूंकि उसने 6 माह की मुस्तकिल मिजाजी के साथ रिटर्न फाइल नहीं की, पावर बताइएगी कमिश्नर की क्या है अब मेंशन्ड सिनेरियो में? वही जो बातें मैंने भी आपको डिस्कस की, अबव मेंशन सिनेरियोज में क्या हो सकता है? वो उसको डी रजिस्टर कर देगा, क्योंकि कंसेक्टिव 6 माह की उसने रिटर्न फाइल नहीं की। उसको नोटिस दिया जाएगा, पहला काम। उसको हियरिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, वो अपनी बात को समझा सके, और उसको फिर डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? और फिर वो, जैसे हमने लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन का पॉइंट पढ़ा, पढ़िएगा जरा जल्दी से इस बात को। जी पढ़ लिया बच्चे? जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले इसका जरा फॉर्मेट देखिएगा। ये क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे चाहते हैं कि आप ये फिल करें
पहले सिचुएशन पढ़ते हैं फिर फिल करते हैं। वसीम एंड सन्स, WS बोलना उसको। रजिस्टर्ड पर्सन है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक STA बोल रहा है उसे। सोल्ड टैक्सेबल गुड्स टू हलीम एंड सन्स, HS बोलना है। फरवरी 2024 में कब सामान बेचा है? फरवरी 2024 में। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और रूल्स मेड देयर अंडर, ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस आपके सामने मौजूद है। स्पेसिफाई करना है कौन से डॉक्यूमेंट जो कि WS और HS को रिक्वायर्ड है इशू करना, कि कौन से डॉक्यूमेंट HS को और WS को इशू करने हैं, और अगर इशू करने हैं स्टेट बताना है उसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट का मतलब है लायबिलिटी बढ़ेगी या लायबिलिटी कम होगी या कोई इफेक्ट नहीं आएगा सेल्स टैक्स लायबिलिटी पे। अब वन बाय वन एक एक करके सिचुएशन पढ़ते हैं और उसका पूरा इफेक्ट देखते हैं। ठीक है जी, एक्टिव है हम लोग, मेरी मदद करें। HS इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। ठीक होगा जी, HS रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स एक्ट के तहत, और उसने रिटर्न कर दिया 25% गुड्स जो कि जुलाई 2024 में उसने खरीदी थी। अच्छा, अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है तो ये परचेज को रिटर्न करेगा तो कौन सा नोट इशू करेगा? तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग WS के लिए कौन सा नोट बन जाएगा? ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई मुश्किल बात तो नहीं है। हाँ, बात समझ आई है? चले जी बताएं, HS क्या इशू करेगा? WS को कुछ करने की जरूरत है, उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा नोट बन गया? इसको कोई डॉक्यूमेंट इशू करना है? नन। अब बताएं WS के लिए सेल्स टैक्स लायबिलिटी में क्या इंपैक्ट आएगा? WS के लिए उसकी सेल्स रिटर्न हो रही है, और अगर सेल्स रिटर्न होंगी तो आउटपुट टैक्स मुझे बताइएगा बढ़ेगा या कम होगा? शाबाश, देख बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। क्योंकि देखो WS के लिए क्या हो गई? सेल्स रिटर्न, और अगर सेल्स रिटर्न है तो आउटपुट टैक्स भी क्या बन जाएगा? लायबिलिटी भी क्या हो गई? कम हो गई। अब बताएं, परचेज अगर खरीदा हुआ सामान उससे इनपुट टैक्स ज्यादा हुआ था, जब हमने वो खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया तो इनपुट टैक्स हमारा उतने से, तो हमारा इनपुट टैक्स अगर कम क्लेम होगा तो उससे सेल्स टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। बताएं, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल बात तो नहीं है? समझ आ गई बात? समझा पाए हो? पहला पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। HS रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक। अब इसका मतलब है अगर HS रजिस्टर्ड नहीं है तो WS ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचा। WS ने क्या किया? अनरजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचा। अगर रिटर्न आ गई, अब WS को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, क्योंकि HS डेबिट नोट इशू वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब बात समझ आई है? 25% ऑफ द गुड्स इन May 2024 बताना है। अब आपने कौन डॉक्यूमेंट इशू करेगा? शाबाश, और कौन सा नोट? एक्सीलेंट, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। अच्छा बताइएगा, HS क्या करेगा? कुछ भी नहीं, वो तो कोई नोट इशू कर ही नहीं सकता, ना वो इनपुट टैक्स एडमिसिबल था उसके लिए, ना वो रिटर्न रिकॉर्ड कर सकता है। बताइएगा WS के लिए क्या होगा? लायबिलिटी सेल्स टैक्स की उसकी बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगी। और इसके लिए शाबाश, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नन या नो इफेक्ट। अली सर्वर बात समझ में आई है आप लोगों को? बच्चे सबको क्लियर है? अगला पॉइंट भी पढ़िएगा, थर्ड वन। HS रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स एक्ट में। कौन रजिस्टर्ड है? और उसने 25% सामान रिटर्न कर दिया सितंबर 2024 में। खरीदा कब था? फरवरी, कहां बोला उसने जी? ऊपर ये फरवरी। कितने माह के अंदर अंदर रिटर्न किया जा सकता था? 6 माह। तो फरवरी के महीने में था, आगे काउंट करें अगले 6 माह। हाँ, सितंबर में 6 माह हो रहे हैं ना? सितंबर में क्या हो गए?
देखो ना, फेब का महीना है, फेब के महीने को हम निकाल देते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 माह हो गए और सितंबर आ गया। तो क्या सितंबर के महीने में ये रिटर्न हो सकती है? नहीं, वो हमने पढ़ा था कि भाई अप्रूवल लेनी पड़ेगी कमिश्नर से। तो अब आप मुझे बताइएगा इसमें क्या इंपैक्ट आएगा? कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी नहीं। अब मेरी बात सुने, उसने सामान वापस भेज दिया, रिटर्न नहीं कर सकता वो। थोड़ा सा इसको कंसीडर करो, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दूं। क्या हुआ? हाँ, रिटर्न उसने रिकॉर्ड कर दी थी। किस मंथ के अंदर? सितंबर के अंदर। इन सितंबर, अगर सितंबर के अंदर कर दी तो क्या कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करने की जरूरत है? हाँ जी, डेबिट नोट है जी, क्या देते हैं जी, डेबिट नोट। इस केस में इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रजिस्टर्ड है ये। अच्छा, अब बताएं, अब इसकी क्या आउटपुट टैक्स के केस में क्या ये रिटर्न रिकॉर्ड कर सकता है? 6 माह की मुद्दत है ना, तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा? इसमें भी क्यों? अगर लायबिलिटी बढ़ जाए तो फिर 180 डेज की लिमिट नहीं होती। ये हमने उसूल पढ़ा था, हमने कहा था अगर लायबिलिटी बढ़ जाए तो फिर 180 डेज की लिमिट अप्लाई नहीं होती। ये इंक्रीज हो गया, यही तो था इसके अंदर ट्विस्ट। समझ आइए बात की? अगर लायबिलिटी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर 180 डेज की मुद्दत अप्लाई नहीं होती। तभी मैं कह रहा था सोच लो इसके अंदर, ये पॉइंट है। शाबाश, बिल्कुल सही, रिवीजन लेवल पॉइंट है ये वाला। अच्छा बच्चे, अब आते हैं फोर्थ वन की तरफ। शाबाश। वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स टैक्स वर इरोनियसली अंडरस्टेटेड। मतलब 10 रुपए लिखने थे, आपने 1 रुपया लिख दिया, वैल्यू अंडरस्टेट कर दी। अच्छा, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स टैक्स बाय डब्ल्यूएस। डब्ल्यूएस कौन था? सेलर है। नॉर्मल अगर रिटर्न होती तो क्रेडिट नोट, अब कौन सा नोट इशू करेगा? शाबाश, कौन सा नोट इशू करेगा? और इसको कोई नोट इशू करने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताइएगा, इससे डब्ल्यूएस की सेल बढ़ी या कम हुई? सेल बढ़ी तो आउटपुट टैक्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। और इसके लिए इसका इनपुट टैक्स बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा। आसान सी बात है ना, सिर्फ एक ही पॉइंट मुश्किल था, आखिरी। द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स टैक्स वर इरोनियसली ओवरस्टेटेड। उसने सेल्स ओवरस्टेट कर दी। अब ये मेंशन करेगा, ये कौन सा नोट इशू करेगा? डेबिट नोट। और इसके लिए कौन सा नोट? क्रेडिट। ना लिख दीजिएगा। अब कौन सा नोट इश्यू करना है इसने? क्रेडिट नोट, क्योंकि उसने भी गलत, सेल्स को कम करना है, रिड्यूस करना है, गलत हो गई उससे। अच्छा बच्चे, अब बताइएगा, अगर सेल्स उसने ओवरस्टेट की है तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? डिक्रीज। और इसकी इंक्रीज, क्योंकि वो इनपुट टैक्स अब ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता, अब उसे क्लेम कम करना है। उसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट बढ़ गई, किसके लिए? एचएस के लिए, और डब्ल्यूएस के लिए कम हो गई। बताएं कोई मुश्किल बात है कि नहीं? बड़ा इंपॉर्टेंट रिवीजन लेवल क्वेश्चन है जी। जवाब साहब समझ आइए। हाँ, सिर्फ एक जगह पे आप लोगों ने कंफ्यूज किया, वो सेल्स टैक्स लायबिलिटी। मैं चाह रहा था कि आप लोग पिक कर लें इस पॉइंट को। आखिरी पॉइंट आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 8 का। लिस्ट डाउन the factors that are relevant for a chartered accountant firm in evaluating the level of threats created by providing any tax services to an audit client। अगर आप किसी ऑडिट क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करें टैक्स की, तो किन किन बातों को कंसीडर करना, मद्देनजर रखना, मलहूज़े खातिर करना है हम लोगों ने। जी बताइएगा, कौन कौन सी बातें पढ़ी थी हम लोगों ने?
एक्सपर्टीज कौन सी रिक्वायर्ड है, काम का स्कोप क्या है, ठीक है ना, कंपिटेंसी वगैरह, यही बातें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जी। यहाँ से सॉल्यूशन पे ही डायरेक्ट आते हैं, वहीं से पढ़ लेते हैं जी, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंगेजमेंट के, एक्सपर्टीज कौन सी चाहिए, ठीक हो गया जी। टैक्स अथॉरिटीज को असेस किस चीज को करना है, किस सिस्टम के तहत करना है जी बच्चे, और रोल क्या है फर्म का, नेटवर्क फर्म का। अच्छा, नेटवर्क फर्म का कॉन्सेप्ट तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं हुआ ना हमारे सिलेबस में, बस इतना ही याद रखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। और कॉम्प्लेक्सिटी, जिस मैटर को आप रिजॉल्व करने के लिए जा रहे हैं वो कितना कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, ये रिटेंशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जी, ठीक हो गया जी। लास्ट वन पॉइंट इसी क्वेश्चन का, ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस 3 पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, कौन कौन सा, कस्टम ड्यूटी, उसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स। यही सवाल उसने पूछ लिया। कस्टम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम पे जो कस्टम अथॉरिटीज वैल्यू असेस पे ड्यूटीज इंपोज करती है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं, और ये इनडायरेक्ट टैक्स की एक टाइप है। दूसरी बात, सिलेक्टेड गुड्स के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज, ना सिर्फ गुड्स पे बल्कि कुछ सिलेक्टेड सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स इंपोज करती है, और उसके लिए उसने शेड्यूल इशू कर रखे हुए हैं 3। फेडरल एक्साइज के तहत उस पे जो टैक्स इंपोज किया जाता है उसे कहते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी। और सबसे लास्ट में सेल्स टैक्स, तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। सेल्स टैक्स लिवाएबल गुड्स, फेडरल गवर्नमेंट के तहत जो लिवाई किया जाता है गुड्स के ऊपर उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स टैक्स, ठीक है जी बच्चे। कोई प्रॉब्लम? ये पेपर पहला हमारा बच्चे यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अगला पेपर स्टार्ट कर दे।